सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। जो हमारा 71 लेक्चर में 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने का जो सीरीज है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, उसमें आज 5वें लेक्चर के साथ हम जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हर दिन हम लोग इसके अंदर 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू को कवर करते हैं। और आज के हमारे इस डिस्कशन में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग अक्टूबर के 5वें पार्ट के साथ हम लोग लेकर आए हैं, जो अपने टॉपिक्स हैं और एमसीक्यूज हैं। एक और लेक्चर यानी कल हम लोग अक्टूबर को पूरी तरह से रैप अप करेंगे। कल जो हुई चीज़ अक्टूबर की बची होंगी उसको हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, 10 टॉपिक में जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार और 4 मिसलेनियस न्यूज़ रहता है। ठीक है, चलिए पहला न्यूज़ अगर हम देखें, आज नेशनल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वर्कर्स। देखिए, ई श्रम जो है ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज जो लेबर्स हमारे हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, जो 2021 में ही लॉन्च हुआ था 26 अगस्त को। और उस पोर्टल पे अभी तक जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जिनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना था, वो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी में ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो वो लाया गया है वर्कर्स के लिए। और ये क्या करेगा, ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से एक्सेस दिला पाएगा उन वर्कर्स को। यूनियन लेबर मिनिस्टर को इसका लॉन्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि कैसे वो देखेंगे। ठीक है, कमेंट में आपको फिर से बताना है कि लेबर मिनिस्टर अभी हमारा कौन है। इस वन स्टॉप सॉल्यूशन से क्या होगा, 12 एग्जिस्टिंग स्कीम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का। और इससे वर्कर जो होंगे उनको जितने भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं वो एक सिंगल इस प्लेटफॉर्म से, वन स्टॉप सॉल्यूशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इंडिया इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट चेरनकोव टेलीस्कोप इन हानले लद्दाख। जो 4300 मीटर की हाइट पे जो है वो इंडिया ने इनॉग्रेट किया है एशिया का सबसे बड़ा चेरनकोव टेलीस्कोप हानले लद्दाख में। ये जो है वो एक मेस यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट जो है, ये मेस जो है वो डेवलप किया गया है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेशन में, तो बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ। पर्पस क्या है, टू स्टडी द कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए, विच आर हाईली एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस। अब कैसे ये रीड होता है, तो देखिए कैसे मेस काम करेगा। देखिए, जो रेस है वो गामा रेस के फॉर्म में रहता है। हालांकि चूंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशन का पार्ट है स्पेस से, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास नहीं कर सकते। लेकिन वो पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं जो कि फ्लैशेस ऑफ लाइट रिलीज करते हैं, और उन्हीं फ्लैशेस ऑफ लाइट को बोलते हैं चेरेनकोव रेडिएशन। जब वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो यही रेडिएशन जो है, इट इज सिमिलर टू द सोनिक बूम ऑफ एन एयरक्राफ्ट बट हैपेंस विथ लाइट। तो जो सोनिक बूम होता है जो एक एयरक्राफ्ट के अंदर आप देखोगे, उसी के जैसा है, लेकिन ये लाइट के साथ हो रहा है। तो मेस क्या करेगा, इन लाइट फ्लैशेस को कैप्चर कर लेगा अपने मिरर और कैमरा से, और साइंटिस्ट को फिर हेल्प करेगा क्या करने में, कि उनको कॉस्मिक सोर्स जहां से ये ओरिजिन हुए हैं उसको ट्रेस करने का, जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल, इन सब को रीड करने के में हेल्प करेगा क्या, मेस जो है हमारा। कहाँ पे हुआ है, हानले लद्दाख, एशिया का लार्जेस्ट, ऑल्टीट्यूड इज 4300 मीटर्स। क्लियर, बार्क के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल का पहला न्यूज अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने 19th ईस्ट एशिया समिट जो है उसको अटेंड किया अभी हाल ही में। तो ये हुआ कहाँ है, सबसे पहला 11 अक्टूबर 2024 को ये हुआ है वियंतियन, जो लाओ की कैपिटल है। तो वियंतियन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ईस्ट एशिया समिट जो वो 2005 में शुरू हुआ था, क्या करने के लिए, कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए जो इस रीजन के कंट्रीज हैं उनके बीच में, इंडो पैसिफिक मोस्टली। इसमें अभी 18 कंट्रीज हैं, लेकिन जब लॉन्च हुआ था तो 10+6 यानी 10 आसियान कंट्रीज, और इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। लेकिन 2011 में रशिया और यूएस को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो 18 कंट्रीज अभी इसमें हैं। इस समिट का फोकस होता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी इन कंट्रीज के बीच में। कहाँ हुआ 19th एशिया समिट, वियंतियन, लाओ की कैपिटल जो है। और ये जो है स्टार्ट हुआ था 2005 में। कितने मेंबर्स हैं, 18। नेक्स्ट, दूसरा इंटरनेशनल न्यूज है कि डेडली ड्रैगन ड्रोन्स इमर्ज इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें डेडली जो ड्रैगन ड्रोन्स होते हैं उनका यूज करते हुए देखा गया। अब ये देखिए होता क्या है, ड्रैगन ड्रोन वैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जो कि थर्माइट को ड्रॉप करेगा। थर्माइट एक ऐसा सब्सटेंस है, जब वो जलेगा तो इतने हाई टेम्परेचर्स में क्रिएट करेगा, जलेगा, कि आपको अगल बगल में बहुत सारे डैमेज कर सकता है।
ये एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का बना होता है। जब ये जलता है तो ये लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस जितना हीट जनरेट कर सकता है। एंड इट इज सो पावरफुल दैट इट कैन मेल्ट थ्रू वेरियस मटेरियल, और मिलिट्री व्हीकल मेटल सबको पिघला देगा। तो यूक्रेन ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया रशियन फॉरेस्ट एरिया में, ताकि पूरा जंगल क्लीन हो गया और फिर जो एक्सपोज हो जाए मिलिट्री वाले। फिर रशिया ने इसका इस्तेमाल किया। करेंटली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि इसको स्पेसिफिकली बैन करता हो वॉर के दौरान। हालांकि इसका यूज सिविलियंस के ऊपर बैन है ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मनोज कुमार दुबे, बिहार का पहला न्यूज देखिए अगर, तो जो भोजपुर के एक रेसिडेंट है उनको हाल ही में सीईओ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया किसका, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, IRFC का, 5 साल के लिए। दुबे जो है वो IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस जो है वो 1993 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके ज्वाइन किए थे। और उनके इस सर्विस के दौरान इंडियन रेलवेज में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जैसे नियर यूनिवर्सल पेमेंट ऑफ सैलरीज थ्रू बैंक, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ई टेंडरिंग एंड ई ऑक्शन सिस्टम, प्लस डिजिटलाइजेशन में भी जो है बिल प्रोसेसिंग का, पेंशन सेटलमेंट का, इन सब में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, इनको इनके इस काम के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लेवल इन 2011। ठीक है, तो मनोज कुमार दुबे कहाँ के हैं, भोजपुर के। अगला बिहार का न्यूज अगर देखें तो पैडी कैफेटेरिया। देखिए बिहार का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, जो भागलपुर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक यूनिक पैडी कैफेटेरिया डेवलप किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे पैडी के वेराइटीज जो हैं वो डेवलप करके फार्मर्स को दिखाया गया। अब ये जो किसान विज्ञान केंद्र है BAU का, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है, सबौर बेस्ड फार्मलैंड भागलपुर में, जिसमें 23 तरह की क्रॉप की वैरायटी जो है वो डेवलप की गई और ये फार्मर्स को दिखाया गया। This cafeteria aims to promote different varieties of climate friendly and geographically suitable paddy crops among the farmer। तो ये एक इनोवेशन जो है वो फार्मिंग में देखने को मिला, कहाँ पे, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर। ठीक है, चलिए मिसलेनियस पार्ट में आते हैं। पहला नोबेल प्राइज में हम लोग कल पीस देखे थे, आज केमिस्ट्री का प्राइज देखते हैं। तो 2024 का नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का है वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, और ये तीनों साइंटिस्ट को दिया गया है प्रोटीन के उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब प्रोटीन में क्या, 3 लोग कौन कौन से हैं, तो डेमिस हैसबिस और जॉन एम जम्पर जो हैं, इनको ये गूगल डीप माइंड से इनको दिया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने AI के द्वारा जितने भी नॉन प्रोटीन है उनके 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोटीन के बारे में रिसर्च किए डेमिस हैसबिस और जॉन एम जम्पर, जबकि डेविड बेकर जो कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हैं, उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली नए प्रोटीन्स को डिजाइन किया जो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, किसके लेकर, प्रोटीन के कंट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समर्थक। तो ये समर्थक है क्या आखिर, तो ये फर्स्ट शिप है क्या चीज का, मल्टीपर्पज वेसल का। देखिए इंडिया का जो मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट है उसको अभी L&T ने इसका पहला शिप डेवलप कर दिया है इंडियन नेवी के लिए, और ये लॉन्च किया गया है L&T कटुपल्ली में। MPV प्रोजेक्ट होता क्या है, तो ये इसमें एक प्रोजेक्ट में 2 MPVs को डेवलप करना है, जिसका 25 मार्च 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ताकि नेवी के बहुत सारे अलग अलग टास्क को ये कैरी कर सके। जैसे अगर हम लोग समर्थक की बात करेंगे इसके फीचर्स की, तो 106 मीटर्स इसका लेंथ है, एक फुटबॉल फील्ड बराबर, विड्थ 16.8 मीटर और मैक्सिमम स्पीड 15 नॉट, अबाउट 27 किलोमीटर पर आवर। ये मल्टी पर्पस के लिए ये वेसल 2 तो क्रिएट करना है, इसी में समर्थक जो है वो पहला शिप है इसी MPV प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है काजीरंगा नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज्ड फॉर बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। तो देखिए काजीरंगा जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, ठीक है, काजीरंगा अच्छी फिल्म है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। आपको कमेंट करके बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है और ये कब नेशनल पार्क का इसको रिकॉग्निशन मिला था। तो नेशनल पार्क की तरह रिकॉग्नाइज ये कब हुआ था, वो ईयर, कहाँ पे है, और वन हॉर्न राइनोसेरस का IUCN स्टेटस क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो काजीरंगा जो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, उसको अभी हाल ही में इंडिया का केवल दूसरा लार्जेस्ट हब बना दिया गया, बताया गया है, डेजिग्नेट किया गया है बटरफ्लाई के डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि इसके पास 446 बटरफ्लाई के स्पीसीज पाए गए। और इस फर्स्ट नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। एक रिसर्च रिसेंटली कंडक्ट कराया गया था डॉक्टर मॉनसून ज्योति गोगोई के द्वारा, और उसी में देखा गया कि सितंबर में पहली बार एक बटरफ्लाई कंजर्वेशन में मीट 2024 जो है उसमें देखा गया कि बहुत सारे बटरफ्लाई स्पीसीज काजीरंगा में है, और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और फिर ये रिकॉग्निशन काजीरंगा को दिया गया। ठीक है, लास्ट न्यूज,
मूनलाइट प्रोग्राम। मूनलाइट प्रोग्राम ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है जो कि मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज जो है उसको लेकर काम करेगा। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में अनाउंस किया गया और इसका फोकस है कि फ्यूचर जितने भी मिशन हैं मून के लिए लगभग 20 साल तक उन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए सपोर्ट देना और प्रिपेयर करना। ये ऐसा नेटवर्क ऑफ अराउंड 5 सैटेलाइट क्रिएट करेगा जो कि मून को ऑर्बिट करेगा और फिर ये स्पेस क्राफ्ट को सही से वो लैंड हो सके, फास्ट कम्युनिकेशन हो सके, उसमें ये हेल्प करेगा एंड असिस्ट मूवमेंट एट द मून सरफेस। ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ साथ काम करेगा। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है, वापस से ह्यूमंस को चांद पे भेजना चाह रहा है। क्लियर, यहाँ तक न्यूज हो गया हमारा। अब फटाफट हम लोग 10 एमसीक्यू देखते हैं। सो बोडो नाफाम में बोडो ओंडला which have received GI tag is from which state? तो ये थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाता है बोडो के कारण। तो बोडो ट्राइब कहाँ पे, असम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीआई टैग मिला है इसको। सिपकॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिपकॉट जो है वो स्टेट इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन कॉर्पोरेशन है तमिलनाडु है। तो इसीलिए कहाँ का है, एक इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव है तमिलनाडु का जो कि इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर करके लोगों को ये एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा रहा है और वहाँ का ग्रोथ भी इंश्योर करता है तमिलनाडु। Which are the following are top 4 countries in terms of forex reserve as of October 2024? तो फॉरेक्स रिजर्व में जो 4 टॉप कंट्रीज हैं, मतलब डॉलर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो वो है चाइना, फॉलोड बाय जापान, देन स्विट्जरलैंड और चौथा है इंडिया। बाकी तीनों का ट्रिलियन में है, इंडिया का बिलियन डॉलर्स में है, यूएस डॉलर्स में लोग देखेंगे। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च निजुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन? देखिए निजुत मोइना स्कीम असम गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसके अंदर वो चाइल्ड मैरिज को भी रोक रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं और गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंसेंटिव भी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, शिगोरा इशिबा हैज बीन इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री? सो शिगोरा इशिबा जो है वो कहाँ, जापान के, सॉरी जापान होगा, जापान की प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, शिगोरा इशिबा। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कॉटन डे? तो वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। ठीक है, देन इंडिया होस्ट मलाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज इन विच सिटी? देखिए मलाबार एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि 4 कंट्रीज के बीच में होता है। कौन कौन सा, इंडिया, जो क्वाड कंट्रीज है वो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये इस बार विशाखापट्टनम में 8 से 18 अक्टूबर के बीच में कराया गया। रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड? देखिए जो ग्लोबल समिट है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी का, वो माउंट आबू राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इन पेरू? तो 2 चीज यहाँ पे, एक तो आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग जो जूनियर चैंपियनशिप है वो पेरू में हुआ और इंडिया में इसमें 30 मेडल जीते टोटल। कितने, 30। और लास्ट दीपा कर्माकर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया हाल ही में, वो किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई थी? तो दीपा कर्माकर जो है वो हमारा रियो ओलंपिक जैसे इसमें और पेरिस में बहुत फेमस इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी, जिम्नास्टिक टीम को रिप्रेजेंट करती थी वो, और उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। ठीक है यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो हम लोग आज 5वें लेक्चर के साथ जुड़े थे आपके साथ। कल लास्टली हम लोग अक्टूबर को कंपाइल कर देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर अगले दिन से नवंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। शुरू के जो महीने हैं 3-4 महीने, बेसिकली फरवरी तक हम लोग कोशिश करेंगे, मार्च तक की थोड़ा सा ओवरव्यू ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखें अपना। अप्रैल टू अगस्त, मिड अगस्त, दैट विल फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ करंट अफेयर्स, उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।